हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। और फिर से मैं आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ नए प्रश्नों की सीरीज़ लेकर के। ये हमारे प्रश्न रहेंगे एनसीईआरटी से संबंधित। तो चलिए अध्ययन करते हैं आज हम इनका। और मुझे पूरी उम्मीद है इन प्रश्नों को आप पढ़ कर के पूरे कविता का भावार्थ समझ जाएंगे। तो पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। इसमें लिखा गया है कि कोयल आधी रात में कूक रही थी। उसकी कूक सुनकर कवि असहज हो गया। वह सोचने लगा कि ऐसा क्या हुआ होगा कि आधी रात में कोयल कूक रही है। उसे लगा कि या तो कोयल पागल हो गई है या कवि को कुछ संदेश देना चाहती है, या फिर उसने कहीं क्रांति की लपटें देख ली हैं जिसके बारे में दूसरों को बताती फिर रही है। ये लेखक की प्रतिक्रिया, लेखक कल्पनाएं कर रहा है कोयल की कूक को सुन करके। चलिए सेकंड प्रश्न देख लेते हैं। सेकंड प्रश्न क्या है हमारा। कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कोयल जो कोकिल है, कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई है। अब ये कह रहा है कि जो कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी, उन्होंने कोयल की कोक को जब सुना तो क्या क्या उन्होंने संभावनाएं लगाई, अनुमान लगा रहे हैं। वो अपने मन में कल्पनाएं कर रहे हैं कि क्या कारण क्या हो सकता है। तो कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने कोयल की बोलने की निम्नलिखित संभावनाएं, बहुत सारी हो सकती हैं, तो देखते हैं। नंबर 1, पहले नंबर पे कह रहा है, ये पॉइंट्स में है प्रश्न। नंबर 1, वह पागल हो गई है। नंबर 2, उसने जंगल में कहीं दावानल की लपटें देख ली हैं। दावानल मीन्स जंगल में लगने वाली आग। कहीं ऐसी भयंकर उसने आग देख ली है जिनकी लपटों को देख करके वो मतलब कि दंग रह गई है और मजबूर है, बताना चाहती है शायद। या फिर थर्ड पॉइंट है, वह स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत जेल में बंद कैदियों को संदेश देना चाहती है। नंबर 4, वह क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना और भी प्रगाढ़ करने का संदेश लेकर आई है। अब ये 4 पॉइंट्स जो हैं लेखक ने संभावनाएं व्यक्त की हैं कि शायद ये कारण हो सकते हैं क्योंकि कोयल आधी रात को बोल रही है। चलिए प्रश्न संख्या 3 देख लेते हैं। तो प्रश्न संख्या 3 में क्या कह रहा है कोयल लेखक। प्रश्न है कि किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। ये हमने पहले क्वेश्चन जो पहले ही हमने वीडियो बनाई है उसमें भी है प्रश्न। तो तम मीन्स अंधकार की बात कर रहा है। पराधीन भारत में अंग्रेजी शासन की तुलना तम से की गई है क्योंकि अंग्रेजी शासक देशवासियों पर अनेक प्रकार के अत्याचार कर रहे थे। उनका शासन अंधकार से युक्त था क्योंकि वे हर प्रकार से भारतीयों का शोषण कर रहे थे। अपने खिलाफ आवाज़ उठाने वाले तथा आज़ादी की मांग करने वालों को वे जेल की काल कोठरियों में बंद कर देते थे और उन्हें नाना प्रकार की यातनाएं दिया करते थे। नाना मीन्स अनेक प्रकार की। उनका सांस लेना भी अपराध माना जाता था। अतः वह शासन तो अंधकार में था। देखिए, जब हमने इस कविता का अध्ययन किया था डियर स्टूडेंट्स, तो आपको लग रहा होगा कि कुछ चीज़ें स्पष्ट थी, कुछ चीज़ें ऐसा भ्रमित करने वाली थी। लेकिन प्रश्नों लगभग उस कविता को पढ़ने से और प्रश्न पढ़ने से थोड़ा सा अंतर आएगा, क्योंकि वहाँ कविता का जो एग्जिट जो अर्थ है वही वहाँ पे बताया गया है और यहाँ उसे थोड़ा सा मतलब विस्तार रूप दिया गया है। बात स्पष्ट है वहाँ भी और यहाँ भी। क्यों? क्योंकि बात आज़ादी से ही हो रही थी और अंग्रेजी सरकार, जो अंग्रेजी शासन था, मतलब अंग्रेजी शासन के जो लोग थे, ये अंग्रेजी सरकार के, इन लोगों की जो करतूत हैं उन्हीं को उजागर किया गया है। प्रश्न
नंबर 4 देख लेते हैं, जो प्रश्न संख्या 4 है हमारी, उसको देख लेते हैं। कैदी और कोकिला कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन कीजिए। तो कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में कैदियों को दी जाने वाली जो यातनाएं, ऊपर थोड़ा सा कोई मिसप्रिंट है, यंत्रणाओं लिखा हुआ है, यातनाएं नीचे ठीक दिया गया। तो कौन कौन सी हो सकती हैं? निम्नलिखित हैं, नीचे दी गई हैं। निम्नलिखित का अर्थ होता है जो नीचे दी गई हैं, तो ये भी पॉइंट्स में हैं, इन्हें देख लेते हैं। नंबर 1, कैदियों को बेड़ियों तथा हथकड़ियों में बांधकर छोटी छोटी कोठरियों में चोरों, लुटेरों और डाकुओं के साथ रखा जाता था। देखिए कितना मतलब अजीब सा उनका व्यवहार था, जो कि लगता है कि इंसानियत जैसे ख़त्म ही हो जाती है बिल्कुल लोगों के अंदर। मतलब जो एक शरीफ सज्जन लोग हैं उनको भी चोरों और लुटेरों और डाकुओं के साथ रखा जाता था। नंबर 2, सेकंड पॉइंट हमारा कह रहा है कि वहाँ कैदियों से पशुओं के समान काम लिया जाता था। जैसे कि हमने कविता पढ़ी, कविता में कोल्हू का बैल, इस तरह के कई शब्द आए हैं। तो वहाँ जिस कोल्हू को चलाने के लिए जहाँ बैलों की ज़रूरत थी, वहाँ आदमियों का इस्तेमाल हो रहा था। तो बताइए उनकी कितनी, एक कह सकते हैं कि मतलब सारी हदें पार की हुई थी उन्होंने। नंबर 3 पॉइंट है, उन्हें भीषण यातनाएं दी जाती थी। उनकी सांसों पर अंग्रेज़ सरकार का पहरा रहता था, यानी कि उन्हें ऐसी यातनाएं दी जाती थी कि वो मजबूर हो जाएं उनके इशारों पे नाचने के लिए। लेकिन आप क्योंकि जानते ही हैं हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने इतना सब कुछ सहन करने के बाद भी अपने आप को, अपना हौसला उन्होंने बरकरार रखा और अंग्रेजी सरकार के सामने झुके नहीं। 4 पॉइंट है, उन्हें खाने को बहुत कम दिया जाता था। बताइए, काम इतना ज़बरदस्त लिया जाता था और खाने को इतना कम दिया जाता था। 5 पॉइंट में कह रहा है कि बात बात उन्हें गालियाँ दी जाती थी और उन्हें बहुत छोटी छोटी बातों पर भी इतनी गालियाँ दी जाती थी। उनका रोना भी गुनाह माना जाता था। अगर वो किसी बात को लेकर रोते थे तो वो भी उनका गुनाह माना जाता था, उन्हें रोने भी नहीं दिया जाता था। तो बताइए क्या मतलब, किस तरह से मतलब शब्द नहीं है अंग्रेज़ी सरकार के लिए कि कितनी भयंकर स्थिति उन्होंने भारतीयों के लिए उत्पन्न कर रखी थी। आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, भाव स्पष्ट कीजिएगा। मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। ये एक हमारी जो पंक्ति आई है उसमें कविता में कि मृदुल वैभव की रखवाली सी कोयल बोलो तो, इसका भाव यानी कि इसका अर्थ स्पष्ट करने के लिए कह रहा है लेखक। तो चलिए देख लेते हैं। कोयल का स्वर इतना अत्यंत मधुर मीठा होता है, उसका वैभव, उसका स्वर है। प्राचीन समय में भारत की गणना वैभवशाली देशों में की जाती थी। इसे सोने की चिड़िया कहा जाता था। अंग्रेज़ों के अन्याय और अत्याचारपूर्ण शासन के बाद भी यहाँ का वैभव अभी भी शेष है। कोयल उसी मधुर वैभव की रखवाली करने वाली है। जेल के आसपास कोयल अपना मृदुल वैभव, या फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है मधुर स्वर, चिल्ला चिल्ला कर क्यों लुटा रही है। कवि कोयल से इसका कारण जानना चाहता है। वो कहना चाह रहा है कि भाई तुम्हारी इतनी अच्छी आवाज़ है, इतनी मीठा तुम बोलती हो, तो यहाँ क्यों चिल्ला चिल्ला करके अपना गला ख़राब कर रही हो। कवि उससे इस चिल्लाने का कारण पूछ रहा है या कारण जानना चाहता है। 6 प्रश्न संख्या जो है 6, इसे देख लेते हैं। प्रश्न 5, 4 हमारे हो चुके हैं। प्रश्न 5 देखते हैं। भाव स्पष्ट कीजिएगा कि हो मोट खींचता लगा पेट पर जुआ खाली, करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआ।
इसका है कि स्वाधीनता सेनानियों को जेल में अनेक भीषण यातनाओं को सहना पड़ता था। ये स्वतंत्रता सेनानियों की बात हो रही है। उनसे पशुओं के समान काम लिया जाता था, जिससे वे अपना स्वाभिमान तथा देश के प्रति अभिमान भूल जाएं। ऐसा इसलिए किया जाता था ताकि जो उन्होंने अपने मन में ठाना हुआ है, जिस प्रेरणा को लेकर के यहाँ वो आए हैं, वो सब कुछ भूल जाएं और गुलामी में अपना जो है समर्पण कर दें। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्वाधीनता सेनानी इन कार्यों को खुशी खुशी करके ब्रिटिश सरकार का घमंड चूर चूर कर रहे थे। उन्हें इतनी सारी यातनाएं दी जाती थी, उसे फिर भी वो खुशी खुशी अपने ऊपर सहन कर रहे थे, और जिससे कि ब्रिटिश सरकार का घमंड चूर चूर हो रहा था। ब्रिटिश सरकार को लगता था कि वे जितना ज़्यादा भारतीयों पर अत्याचार करेंगे उतना ही वे अपने अभिमान को भूल जाएंगे। पर उनका ऐसा सोचना गलत था, क्योंकि भारतवासी उनके प्रत्येक अत्याचार को खुशी खुशी सहन कर रहे थे। प्रश्न संख्या 6 है, इसे देख लेते हैं। कैदी और कोकिला कविता में अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या संदेशा मिला है या क्या अंदेशा है, यानी कि वो क्या अनुमान लगा रहा है भाई अर्धरात्रि पर। तो देखेंगे कि सॉल्यूशन क्या है इसका। अर्धरात्रि में कोयल की चीख सुनकर कवि अंदेशा लगाता है कि, यानी कि अनुमान लगा रहा है। नंबर 1, शायद कोयल बावली हो गई है जो अर्धरात्रि में इस प्रकार चीख रही है। नंबर 2, जेल में बंद कैदियों को देखकर कोयल द्रवित हो गई होगी। नंबर 3, उसने देश में अंग्रेजों के प्रति फैली क्रांति की जो ज्वाला है उसको देख लिया होगा। यहाँ 4 पॉइंट पे कह रहा है कि वह जेल में बंद स्वाधीनता सेनानियों के लिए विशेष संदेश लेकर आई होगी। भाई या तो वो ये सारे कारण अनुमान लगा रहा है कि या तो ऐसा होगा या फिर वैसा होगा। प्रश्न संख्या 7 है, कैदी और कोकिला कविता में कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों रही है? तो कवि को कोयल से इसलिए ईर्ष्या हो रही है क्योंकि कोयल स्वतंत्रता पूर्वक नीले आसमान में अपनी उड़ान भर रही है, जबकि कवि का संसार 10 फुट की कोठरी में सिमट कर रह गया है, जहाँ कोयल ने पेड़ की हरी भरी डाली पर अपना घोंसला बनाया हुआ है, वहीं कवि को काल कोठरी में रहना पड़ रहा है। ईर्ष्या कहते हैं जलस, थोड़ी सी जलस हो रही है। और जलस किस बात की? कि फिर भी ये परेशान है, मतलब मैं यहाँ काल कोठरी में कैद हूँ और ये पूरे संसार में खुले आसमान में घूम रही है, उसके बाद भी ये परेशान है रात में। कोयल को अपने गीतों पर प्रशंसा सुनने को मिलती है, पर कवि का तो रोना भी गुनाह माना जाता है। प्रश्न संख्या 8 को देख लेते हैं। ये भी हमारा पॉइंट्स में है। कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? तो कवि के जो स्मृति पटल पर कोयल के जो गीतों की निम्नलिखित मधुर स्मृतियाँ अंकित हैं, ये भी पॉइंट्स में है प्रश्न। नंबर 1, कोयल बाग बगीचों में पेड़ पर अपने मधुर गीत गाया करती थी। वह दिन के समय अर्थात प्रातःकाल अथवा दिन ढले गीत सुनाया करती थी। नंबर 3, कवि जब अर्धरात्रि को कोयल को वेदनापूर्ण गीत सुनता है, कोयल का वेदनापूर्ण गीत सुनता है, तो यूं असमय कोयल का गीत गाना उसे विचित्र सा लग रहा है। यानी कि कोई समय तो है नहीं भाई, या तो वो सुबह के समय गाती थी या फिर शाम के समय, लेकिन ये आधी रात पे क्यों गा रही है? ये थोड़ा सा उन्हें कुछ अटपटा लग रहा है। विचित्र में कुछ अलग अटपटा सा।
प्रश्न संख्या 9 है, कैदी और कोकिला कविता में हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है। अब ये तो प्रश्न शायद रिपीट हुआ है, इसको तो हमने इस प्रश्न को तो हम पढ़ चुके हैं, फिर भी चलिए एक बार देख लेते हैं। कवि ने हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा है क्योंकि कवि की दृष्टि में अपनी मातृभूमि की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाना कोई जुर्म नहीं है, इसीलिए हथकड़ियाँ उनके लिए बंधन नहीं है। कवि स्वाधीनता सेनानी है, कवि ने देश की स्वतंत्रता के लिए आवाज़ उठाई, इसलिए हथकड़ियाँ उसके लिए बंधन न होकर गहना बन गई। प्रश्न संख्या 10, ये प्रश्न संख्या 10 है, इसे देख लेते हैं। काली तू डैश डैश ए आली। तो ये जो कविता है, ये जो पंक्तियां हैं, इसका पूरा भावार्थ, इन पंक्तियों में जो काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। तो काली शब्द की बार बार आवृत्ति के माध्यम से निम्नलिखित चमत्कार उत्पन्न हो रहा है। नंबर 1, अंग्रेजी सरकार के शासन की जो भयानकता का जो साकार चित्रण हुआ है। नंबर 2, इससे अंग्रेज सरकार के कुकृत्यों की जो काली माँ के चारों ओर फैले होने का पता चलता है कि कितने उनकी भयंकर जो कर्म थे, उन्होंने मतलब समझा ही नहीं कुछ भी, भारतीयों पे इतना अत्याचार किया। नंबर 3, इससे समाज में व्याप्त निराशापूर्ण वातावरण का ज्ञान हो रहा है। तो ये पॉइंट्स थे। प्रश्न संख्या 11 देख लेते हैं, क्या कह रहा है। भाव सौंदर्य, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए, किस दानावल की ज्वालाएं दिखी। तो भाव सौंदर्य में लोगों में स्वतंत्रता के लिए अंग्रेजों के विरोध और उनके प्रति जो संघर्ष की भटकती हुई भावना को शायद कोयल ने देख लिया था। शिल्प सौंदर्य में देखेंगे, इन पंक्तियों की भाषा तत्सम शब्द युक्त खड़ी बोली है। दावानल की ज्वालाएं में रूपक अलंकार है। कोयल के साथ संवाद के कारण मानवीय अलंकार है। कोयल से प्रश्न पूछने के कारण पंक्ति प्रश्नात्मक शैली में है। अब देखिए, क्योंकि कोयल जो है कोई बात तो करती नहीं है, इसीलिए इसे मानवीयकरण अलंकार दिया गया है। जब प्रकृति की बात करें और उसकी मनुष्य से तुलना की जाए तो वहाँ मानवीयकरण अलंकार होता है। प्रश्न संख्या 12 देखते हैं। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिएगा। तेरी गीत कहावे वहाँ रे वहाँ रोना भी है तुझे मुझे गुना तेरी गीत कहावे वहाँ रे रोना भी है तुझे गुना मुझे गुना, देख विषमता तेरी मेरी बाज रही तिस पर रणभेरी। इसका भावार्थ देख लेते हैं। भाव सौंदर्य, यहाँ कवि ने अपने और कोयल के जीवन के अंतर को स्पष्ट किया है। दोनों में क्या सिमिलरिटी है ये बताया है। करते हुए कहा है कि कोयल के कर्णप्रिय गीतों को सुनकर लोग वाह वाह करते हैं, जबकि स्वतंत्रता सेनानियों को रोने भी नहीं दिया जाता। उनके बोलने पर उन्हें गालियाँ दी जाती हैं। चुपचाप यातनाएं सहने को विवश कर दिया जाता है। इतना अंतर होने के बाद भी कोयल रणभेरी बजा रही है। शिल्प सौंदर्य में कह रहा है, पंक्तियों में तत्सम शब्दों युक्त खड़ी बोली प्रयोग है। मुहावरा रणभेरी बजाना के प्रयोग में भाषा में सजीवता और सुंदरता आ गई है। तेरी मेरी वाह गुना में मैत्री तथा अनुप्रास अलंकार है। गुन्हा उर्दू फारसी के शब्द का प्रयोग किया गया है। प्रश्न संख्या 12 देख लेते हैं। कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोयल की ही बात क्यों की है। इसमें कह रहा है भाई जो जेल में बंद और भी तो
पक्षी होंगे जिनकी आवाज़ें आती होंगी, लेकिन लेखक ने सिर्फ कोयल की ही बात क्यों की है? ये सोचने वाली बात है। चलो देख लेते हैं क्या कहना चाह रहा है। कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना सुनता होगा, पर उसने कोयल से ही बात की क्योंकि कोयल किसी ऋतु विशेष में ही अधिक चहकती है। वह प्रातःकाल और शाम के समय ही अपने मधुर गीत गाती हैं। इस प्रकार रात में नहीं चिल्लाती, जबकि अन्य पक्षी साल साल भर चहकते रहते हैं। इस प्रकार आधी रात में बोलकर कोयल शायद कुछ विशेष संदेश देने आई है। ब्रिटिश काल में क्रांतिकारी भी छिप छिप कर एक दूसरे को गुप्त संदेश द्वारा अपनी योजनाएं बताया करते थे। कवि को कोयल और क्रांतिकारियों की कार्य प्रणाली में समानता दिखाई दी है। तो बहुत ही अच्छी बात कही गई है इस प्रश्न में। प्रश्न संख्या 13 है, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? पराधीन भारत में अंग्रेज शासक थे और भारतीय उनके द्वारा शासित या उनके गुलाम कहना भी उचित होगा। भारतीयों द्वारा स्वतंत्रता की मांग करते हुए अंग्रेजों का विरोध करना उनकी दृष्टि में गंभीर और भयानक अपराध था। वे उनके विरोध को कठोरता से कुचल देते थे। वे भारतीयों के अपराधियों सा व्यवहार करते थे ताकि अन्य भारतीय स्वतंत्रता की मांग न करें तथा किसी प्रकार का विद्रोह न करें। वो ऐसा इसलिए करते थे। तो इस प्रश्न में जो है चलिए देखते हैं, लास्ट प्रश्न है ये, प्रश्न संख्या 4 का हमने सॉल्यूशन 14 का देखा था। 13 का ये थोड़ा ज़्यादा मतलब बड़ा हो गया है। चलिए इसकी हम दूसरी वीडियो बना लेते हैं। ये वीडियो ज़्यादा बड़ी हो जाएगी आप लोगों के लिए देखना, इतना जो लंबी वीडियो इतना समय नहीं होता, तो इसे हम 2 पार्ट्स में जो डिवाइड कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय बच्चों, पढ़ते रहें।